का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। रात के बज चुके हैं 8 मेरे दोस्तों, और हम और आप हाजिर हैं फिर से सुपर फास्ट सीरीज के अंदर में। आप सभी का बेहद स्वागत है अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। रात के बज चुके हैं मेरे दोस्तों 8 और 8 PM में हम आप और आप उपस्थित हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास को शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि हमारा अभ्यास सीरीज यानी 11 मई को एक क्रैश कोर्स बैच शुरू हुआ है। क्रैश कोर्स बैच शुरू हुआ है। इस क्रैश कोर्स बैच के अंदर में 10 टॉप एजुकेटर्स हमारी क्लासेस ले रहे हैं, जबकि 12 मई के अंदर में हिंदी मीडियम के बैचेस शुरू हुई हैं। कल शुरू हुआ है यानी ये बैच, जिसके अंदर में हमारे 7 सुपर एजुकेटर्स क्लासेस ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अचीवर बैच इंग्लिश मीडियम का, अचीवर बैच इंग्लिश मीडियम का है जो 14 मई से शुरू हो रहा है। 8 महीने का बैच है। मेरा क्लास इसमें सितंबर एंड के आसपास लगने वाला है, सितंबर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो हमारे इस ऑफर का बेहद ही फायदा उठाइए और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने के में 2 महीने का, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, यानी 14 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। आपको रेफरल कोड जो यूज करना है वो यूज करना है SSR 10 का, ध्यान रखिएगा SSR 10 का, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो SSR 10 का रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए और प्लस कोर्सेज के ऊपर 10% का डिस्काउंट पाइए। 1 ईयर की जो प्लस कोर्स है मेरे दोस्तों, उसका जो कीमत होगा वो होगा 7920, जबकि 2 साल का जो रेफरल होगा वो होगा 11520। इसके बाद भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं। आप कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% तक मैक्सिमम डिस्काउंट और पा सकते हैं कॉइन्स का यूज करके। इसका अगर आप 10% लेते हैं तो 7128 रुपीज आने वाला है, जबकि इसका कुछ 10,000 कुछ करके आता है। 10,000 मतलब 1152 रुपया इसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 8 बच जाएगा, 11 5 6 6 5 11 बचेगा। यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 10,368 रुपए जो है आपको लगने वाले हैं। तो चलिए, आप और हम दोनों हैं तैयार मेरे दोस्तों। तो अगर आप जैसे ही इशारा करेंगे हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 1 मिनट का इंतजार, 30 सेकंड का इंतजार कर लेते हैं। वी विल वेट फॉर 30 सेकंड एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। हम 30 सेकंड का इंतजार करेंगे, फिर अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करें। 30 सेकंड का भी इंतजार करना बेईमानी ही होगी। शुड भी स्टार्ट ना हो, एक बार थम्स अप का इशारा कीजिए और फिर हम क्लास को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। हमें समय की कीमत को पहचानना होगा। एक बार जरा दबा के थम्स अप कीजिए मेरे दोस्तों, एक बार जरा दबा के थम्स अप कीजिए और फिर क्लास को शुरू करेंगे। 500 हुआ है। शुभ संध्या मेरे भाई, शुभ संध्या। आपको भी शुभ संध्या। आप चिंता बिल्कुल ना करें, एकदम बिल्कुल शुभ संध्या। आप सभी लोगों को शुभ संध्या। चलिए स्टार्ट। भारत में प्रकाशित होने वाला, और थोड़ा डिस्कशन छोटा रखेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल गजट, समाचार दर्पण। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम हो गया मेरे दोस्तों। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। याद रखिएगा मेरे तो बंगाल गजट के बारे में 4 बातें। बंगाल गजट कहां से निकलती थी? तो याद रखिएगा ये बजट जो है कलकत्ता से निकलती थी। पहला बात, कब शुरू किया गया था? तो 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1780 के अंदर में भारत का पहला समाचार पत्र था। ये किस भाषा का था? हिंदी या अंग्रेजी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये इंग्लिश भाषा का था, अंग्रेजी भाषा के अंदर में था। और ये महीना निकलता था डेली या साप्ताहिक? तो याद रखिएगा ये एक साप्ताहिक था, वीकली था। इस बात का ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक हुआ करता था, वीकली निकलता था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा जेम्स ऑगस्टक, जेम्स ऑगस्टक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जेम्स ऑगस्टक हिक्की इसके लेखक हुआ करते थे। ये कहां के थे? तो आयरिश थे, यानी आयरलैंड के थे। ध्यान रखिएगा आयरलैंड के हुआ करते थे। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और कागज के ऊपर लेखक के रूप में, संपादक के रूप में और प्रकाशक के रूप में काम किया था। साथ ही साथ आपको अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द हिंदू की अगर बात करते हैं तो 1878 के अंदर में, अमृत बाजार पत्रिका 1868 के अंदर में, साथ ही साथ बंगाल गजट मैंने आपको बता ही दिया 1780, और समाचार दर्पण 1818। जेम्स ऑगस्टक हिक्की उनका नाम है, पूरा नाम जेम्स ऑगस्टक हिक्की है।
भारत की पहली अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइएगा 1 2, थोड़ा टाइम कम कर देता हूं, 1 सेकंड रुकिएगा। 1 2 3। प्लस क्लासेज आज हुई हैं, आज दो प्लस क्लासेज मैंने लिया, एक 3 से 4:30 लिया था मैंने और एक 5:30 से 7 लिया है। 2 प्लस आज हुई है। टाइम हो गया मेरे दोस्तों। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अगर भारत की अंतरिम सरकार की आप बात करते हैं, एंटरिम गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। एंटरिम गवर्नमेंट के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर एग्जाम के अंदर पूछता है, 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसी कार्यकारी परिषद का एक शाखा के रूप में इसका स्थापना किया गया था। और ये अंतरिम सरकार कब तक रही थी? तो 2 सितंबर 1946 को शुरू हुई और भारत जिस दिन आजाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक ये सरकार बनी रही थी। उसके अलावा अगर आप राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो इसी एंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, किस मंत्री थे? तो याद रखिएगा खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री। खाद्य और कृषि मंत्री के पद पर, है ना, खाद्य और कृषि मंत्री के विभाग का नेतृत्व इन्होंने किया था। जबकि वल्लभ भाई पटेल की अगर आप बात कर देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे। सी राजगोपालाचारी कौन से मंत्री थे? शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मेरे दोस्तों, शिक्षा मंत्री। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। उसके अलावा जगजीवन राम कौन से थे? तो याद रखिएगा श्रम मंत्री हुआ करते थे, श्रम मंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1945, 1857 और 1947। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोल लगाइए 1 2 3। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सवाल है मेरे दोस्तों, ध्यान से लगाइएगा, एक्स्ट्रा चिट चैट मत करिएगा। मैंने कमेंट बॉक्स खोल दिया है लेकिन एक्स्ट्रा चिट चैट नहीं क्लास में, ठीक है। टाइम हो गया, अब करेक्ट आंसर है, पोल का टाइम होगा 7 to 8 सेकंड, इससे ज्यादा पोल का टाइम नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक आंदोलन माना जाता है, तो भारत का भारत छोड़ो आंदोलन माना जाता है। इसकी शुरुआत अगस्त महीने में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था 8 अगस्त को। उसी दिन रात में ये, अच्छा, इस आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी? इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए, और इसी के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद होगा। और आपको याद होगा करो या मरो, डू और डाई का नारा इसी से संबंधित था, करो या मरो, डू और डाई, इसी से संबंधित है। इसके अंदर में क्या हुआ? इसके अंदर में जबरदस्त हिंसा हुई मेरे दोस्तों। आंदोलन के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, रेलवे स्टेशन को जला दिया गया, टेलीग्राफ कार्यालयों को तोड़ दिया गया, सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया गया, और जितने भी ब्रिटिशर्स के औपनिवेशिक शासन के जितने भी प्रतीक थे, चिन्ह थे, संस्थाएं थी, उन सब में तोड़फोड़ मचा दी गई। तोड़फोड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों ने गांधी जी को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहरा दिया और जिम्मेदार बताया कि ये कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ है। हालांकि रात में ही, 8 अगस्त की रात में ही, आपको पता होगा, रात को सारे नेता, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। रात को सारे बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी ब्रिटिश ने क्या किया? कांग्रेसों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और सेना और पुलिस को, आंदोलन के दबाने के लिए सेना और पुलिस को सड़कों पर उतार दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1857 की, यस, ऑपरेशन जीरो आवर। 1857 की क्रांति आप जानते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, जबकि कानपुर से कौन कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। अजंता की गुफाओं में वास्तुकला किस वंश के द्वारा बनाई गई थी? आपको याद है अजंता अलोरा की कहानी, जिसमें अजंता पूछ रहा है वास्तुकला किस वंश के द्वारा? सातवाहन, कंड, गुप्त, मौर्य। पोल लगाएंगे 1 2 3। बिल्कुल, नाना साहेब इज द करेक्ट आंसर। नाना साहेब इज द करेक्ट आंसर। नाना साहब इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। टाइम हो गया, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। मैं फिर से कह रहा हूं, अजंता की गुफाओं के बारे में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो सातवाहनों का नाम आएगा। आपको याद होगा कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 36 शताब्दी तक, यानी 2 BC से लेकर के 6 AD तक की हम बात कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर में बहुत सारे सामाजिक गतिरोध जारी रहे। अजंता की गुफाओं की बात कर लीजिए, अलोरा की गुफाओं की बात कर लीजिए, इनके अंदर में क्या है? अजंता और अलोरा के अंदर में चित्रों की बात की गई है, मूर्तियां हैं, और खासकर किस धर्म से हैं? तो बौद्ध धर्म से है। एग्जाम में सवाल पूछता है किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से। घटना चक्र गलत बता रहा है, जो मैं बता रहा हूं सही है मेरे भाई। ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर में, आपको पता है एक औरंगाबाद जगह है महाराष्ट्र के अंदर में,
एक औरंगाबाद मेरे दोस्तों जगह है, उसी औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर के आसपास अजंता है। ये किस तरह की गुफा है? तो रॉक कट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ये पहाड़ों को, पत्थरों को, बड़े बड़े विशाल पत्थरों को, एक पत्थर को काट कर बनाया गया है और विशाल घोड़े की नाल के रूप में, इस तरह से घोड़ा का जो नाल होता है उस नाल के रूप में इसका दीवार है। इसके ऊपर में जो दीवार है, जो छत है, इन सब पर चित्रकला बनी हुई है और भगवान बुद्ध की चित्रकला है, याद रखिएगा। भगवान चित्र की बुद्ध की चित्रकला है इस बात का, यानी बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है, भगवान बुद्ध के जीवन के घटनाओं के बारे में दिया गया है। और 1983 के अंदर में, 1983 के अंदर में इसको यूनेस्को ने क्या किया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, 20 है, 13:20 है और उनके बीच का अंतर कितना है? 189 है। इनके बीच का अंतर कितना है? 7, 7 दूनी का 14, 4 7 7 49, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 27। तो बोलता है दोनों में से छोटी संख्या कौन है? 13 है। 13 को 27 से गुना कर दीजिए, आंसर बताइए। 279, 221, 297, 351। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट करिए, टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कैलकुलेशन मैंने बता दिया है, दोनों का अनुपात है, इन दोनों का अंतर कितना यूनिट है? 7 यूनिट है। 7 बराबर 189 हुआ, तो 1 यूनिट का वैल्यू 27 पूछ रहा है। छोटी क्या है? तो 13 छोटी है। 13 गुना 27 कीजिएगा, 351 आंसर आ जाएगा। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष किया था? 1919, 1920, 1921, 1922। पोल लगाइए दोस्तों 1 2 3। खिलाफत कमेटी की बात कर रहा है। खिलाफत समिति का गठन अली ब्रदर्स ने किया था। किस वर्ष में अली ब्रदर्स ने किया था, इस बात का ध्यान रखना है आपको। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1919। याद रखिएगा, ए ऑप्शन। 1990 में खिलाफत समिति की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आपको पता है खिलाफत समिति, जिसने भारतीय मुस्लिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन से नाम से जाना जाता है? भारतीय मुस्लिम आंदोलन। आज के बाद अगर एग्जाम में पूछ ले तो बता दीजिएगा कि भारतीय मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है खिलाफत समिति को। इसका गठन 1919 से लेकर कब तक? 1919 से लेकर 1924 तक। बहुत पुस्तक में 22 तक भी मिलता है। इसका गठन कहां किया गया? तो बॉम्बे में किया गया। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे के अंदर में। बॉम्बे कहां है? महाराष्ट्र में। ये एक इस्लामिक संगठन के रूप में काम कर रहा था और इसमें ब्रिटिश भारत के जो मुसलमान थे उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद, ये 4 लोग थे जो इसके मास्टरमाइंड माने जाते थे, इसके नेतृत्वकर्ता माने जाते थे। इन्होंने ऑटोमन खलीफा के खिलाफ खलीफा बहाल करने के लिए भी आवाज उठाई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में पाई जाती है? कौन सी ऐसी जनजाति है जो भारत में पाई जाती है? टॉर्मन, आवा, जारवस, कवाही। ध्यान रखिएगा, पोल लगाइए 1 2 3। और जरा बताइए, ये भी बताइए मुझे कि ये टॉर्मन कहां पाई जाती है? टॉर्मना कहां पाई जाती है? टॉर्मन नहीं पता है टॉर्मन कहां पाई जाती है? साउथ में। चलिए खैर, टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों। जारवास, आपको सबसे पहले ये समझिए कि जारवास ही भारत में कहां पाई जाती है? तो अंडमान में पाई जाती है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर में। अंडमान एंड निकोबार का जो दक्षिणी इलाका है उसी के अंदर में ये आदिवासी रहते हैं। बेसिकली ये आदिवासी जाति समूह है। किस तरह की समूह है? तो आदिवासी जाति समूह है और अंडमानी लोग इसमें लगभग, इनकी संख्या जो है लगभग 250 से 350 के बीच इनकी संख्या बताई जाती है पूरे अंडमान के नीचे में। और भारत के जनजातीय हिस्से हैं, है ना। दुनिया के बाकी हिस्सों में इनकी कोई पहुंच नहीं है। अगर हम टॉर्मन जनजाति की बात करें, ये बेसिकली बोलोविया के अंदर में है। ध्यान रखिएगा, बोलोविया देश के अंदर में पाई जाती है। बोलोविया के अंदर में, बोलोविया में एक मदीदी और हीथ नदी है। हीथ नदी का आप नाम सुने होंगे, हीथ नदी। उसी हीथ नदी के किनारे ये जनजाति पाई जाती है। उसी तरह से अच्छा, बोलीविया की राजधानी कहाँ है? सुक्रे है। याद रखिएगा, सुक्रे। लाजपाक, दो राजधानी है बोलीविया की, ठीक है ना। दूसरा है आवा जनजाति। आवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आवा जनजाति कहां पाई जाती है? आवा ब्राजील की है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ब्राजील की जनजाति है। एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है। अमेजोन का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, उसी अमेजोन के इलाके में जनजाति पाई जाती है और बड़ी कम संख्या है, लगभग 300 के आसपास इस जनजातियों की संख्या है। ब्राजील की राजधानी कहां है? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है। उसके अलावा कावा ही जनजाति है। कावा ही जनजाति कहां पाई जाती है? ये भी ब्राजील में ही पाई जाती है, अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर में। ये भी ब्राजील के अंदर में ही पाई जाती है कावावा। ये बेसिकली खेती बाड़ी करते हैं। ध्यान रखिएगा, खाना बदोश है, शिकारी प्रवृत्ति के माने जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत में विशेष रूप से कितने कमजोर जनजातीय समूह, जिनको हम कहते हैं वल्नरेबल, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की पहचान की जा सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। 100, 75, 50, 25। पोल लगाइए 1 2 3। कितनी ऐसी जनजातियां हैं जो कमजोर जनजातियां भारत में मानी जाती हैं?
अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं 2011 के सेंसस के अनुसार। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी जनजातियां हैं भारत में, पूरे भारत के अंदर में कितनी जनजातियां हैं। चलिए तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 75। नहीं, गलत है, सुनिए। 75 ऐसी जनजातियां हैं मेरे दोस्तों, 75 ऐसी जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से भारत में जो पिछड़े कैटेगरी में आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है, साक्षरता नहीं है, इनके यहाँ तकनीक नहीं है, कृषि नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। और इसका उदाहरण बताइए जो अभी धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है, कटकरी। कटकरी जनजाति है महाराष्ट्र की, ये जनजाति है, आप जानते भी होंगे। महाराष्ट्र की जनजाति आपको ज्योग्राफी में सर ने पढ़ाया होगा। भारत के 2011 के सेंसस के अनुसार भारत के अंदर में कुल 645 जनजातियां हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर में है, एमपी के अंदर में है। मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई पूछ दे तो याद रखिएगा भील है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। हिमाचल के अंदर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? लाहुली, किन्नर, गद्दी। दक्कन के पठार में गोंड, गौड़। छोटा नागपुर के पठार में मुंडा, संथाल, ओरांस। ये सब जनजातियां पाई जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में गुदा, चीरू, कोंकण, कोल्लम। गुजरात के अंदर में भील और मालधारी, जिसको गिरसिंह कहते हैं। बिहार में पाई जाती है उरांव, मुंडा, चेरो, परचिया, संथाल, असुरस। ये सब जनजातियां बिहार में पाई जाती हैं। भुइया कहां पाई जाती है? भुइया एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। भुइया कहां पाई जाती है? भुइया जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। गारो, हो, कोली, लोढ़ा, बरकवाल, ये सब कश्मीर में पाई जाती है। याद कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट, किस शहर का वीर सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा जल्द ही एक नया टर्मिनल भवन में होगा? कल ही डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। नई दिल्ली, मुंबई, कोचीन, पोर्ट ब्लेयर। पोल लगाइए 1 2 3। गारो, देखो फिर छेड़ो मत हमको। आसाम तुम ले जाओगे तो हम तुमको पहुंचा देंगे तुम ऊपर तक। अगर तुम आसाम ले गई तो आसाम के अंदर में, मेघालय के अंदर में, मिजोरम के अंदर में, नागालैंड के अंदर में पैलोआ पाया जाता है, मंगोलाइट्स पाया जाता है, टिबेटो पाया जाता है। बहुत सारी जनजाति, जौनसारी, भोटिया, राजी, बक्सा, थारू, ये सब उत्तराखंड, यूपी में पाई जाते हैं। तो मत छेड़िए हमको, छेड़ा छेड़ी मत कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। आपको कल ही पढ़ाया था मैंने कि पोर्ट ब्लेयर का जो वीर सावरकर जो है हमारे देश के क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय अड्डा जो है पोर्ट ब्लेयर के अंदर में है। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर के अंदर में। आज मेरा माथा बहुत दुखा रहा है, इसलिए आराम से पढ़िएगा, है ना। इतना बना दिया गया कि 1200 आदमी को एक बार फ्लाइट में चढ़ा दिया जा सकता है। एक बार फ्लाइट में 1200 आदमी चढ़ लेगा, याद रखिएगा। स्वामी केशवानंद भारती का सितंबर 2020 में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किसके प्रमुख थे? केशवानंद भारती आपको पता ही है, अभी प्रमुख पूछ रहा है, बोका बना रहा है। अभी मरे हैं 13 सदस्यीय पीठ, आपको तो नाम याद ही होगा। चलिए तो पोल लगा लीजिए। ई ऑप्शन, इजी क्वेश्चन पूछ दिया, गलत तरीके से क्वेश्चन सेट हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडनेटर मठ। याद रखिएगा, एडनीर मठ भी इसको कहते हैं। ये कहां पर है तो आपको पता है, स्वामी केशवानंद भारती बेसिकली एक मठ के प्रमुख हैं। सितंबर 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। और कासरगोड के अंदर में ये मठ है। कासरगोड के अंदर में, केरल के अंदर में है, केरल के अंदर में, केरल, इसी केरल के अंदर में मठ है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, विख्यात फैसले के याचिकर्ता थे ये, वही केशवानंद भारती हैं। लेकिन केशवानंद भारती बहुत दिन तक याचिकर्ता थे। आपको ये पता ही नहीं था कि जिस केशवानंद भारती को आप पढ़ रहे हैं, वो केशवानंद भारती का जो केस आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो व्यक्ति मठ का आदमी है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ही केस किया था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो जजमेंट है, इन्हीं का है, केशवानंद भारती का। केरल सरकार को चुनौती दी थी। एडनेटर मठ के मठाधीश हुआ करते थे। हाल ही में खबरों में ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 GL10 क्या है? आपको पता है GL10 आया है। नासा द्वारा इलेक्ट्रिक प्लेन का परीक्षण किया गया। सौर ऊर्जा से चलने वाली 2 सीटों वाला विमान जापान ने डिजाइन किया। अंतरिक्ष वेधशाला चीन द्वारा शुरू की गई, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनः प्रायोज रॉकेट। और उपरोक्त में से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3।
टाइम हो गया। अब मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। नासा के द्वारा इलेक्ट्रिक प्लेन का प्रशिक्षण किया गया। देखिए सुनिए, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है ना कि इसमें आपको पता है ना, बिजली बहुत ज्यादा लगता है, तो ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है। क्या है? इलेक्ट्रिक प्लेन। मतलब आप बैटरी चार्ज कीजिए घरे और उड़ा दीजिए, पेट्रोल भरने का, ईंधन भरने का जरूरत नहीं है। और इस बैटरी प्लेन के अंदर में 10 वो इंजन लगा हुआ है। कितना इंजन है? 10 इंजन है। और ये जो ऐसा नहीं है कि ये जो प्लेन है, ऐसा नहीं है कि ये प्लेन ऐसे उड़ान भरेगा, रनवे पर दौड़ के उड़ान भरेगा, नहीं। ये प्लेन हेलीकॉप्टर की तरह इसका चक्री लगा होगा और हेलीकॉप्टर की तरह ये प्लेन उड़ जाएगा आकाश में। रास्ता में नहीं रहेगा भाई, रास्ता में कैसे रह जाएगा? आप समझिए कि 10 वो इंजन है इसके अंदर में, 10 इंजन लगा हुआ है, ठीक है। और 10-10 फीट का 10-10 फीट का इसमें पंख है, ये आपको उड़ा के ले जाएगा, है ना। विक्रम, तुमने वही बात कर दी जब हम अपनी मम्मी को बताएं कि मम्मी बुलेट ट्रेन आने वाला है, पटना से ट्रेन में बैठोगी, तुमको 1.5 घंटा में दिल्ली पहुंचा देगा। तो बोली कि आप फ्लाइट कितना देर में पहुंचाता है? हम बोले 1.5 घंटा में। बोली हम जीवन में नहीं बैठेंगे, ट्रेन कहीं फंस गया तो। वही हाल है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास में जोड़ने के लिए अमेरिका और जापान के साथ चर्चा की है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। मालाबार एक्सरसाइज, भूटान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इराक, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बैटरी डाउन नहीं होगा भाई। बैटरी कैसे डाउन हो जाएगा? उतना बड़ा प्लेन को उड़ा देगा बैटरी से। कुछ दिन में आएगा कि सोलर प्लेन होगा, बैटरी पंखा चल, मतलब एरोप्लेन चलते रहेगा, चार्ज भी होते रहेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, मेरे दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भी शामिल हुआ है। याद रखिएगा क्वाड की हम बात कर रहे हैं, इंडिया और यूएस के अंदर में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आपको पता है कि पहले त्रिपक्षीय हुआ करती थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को जोड़ लिया जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और यही 4 कोना बनेंगे। यहाँ यूएसए है, यहाँ जापान है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ इंडिया। और ये चारों मिलकर चाइना को घेर लेगा, चीन को घेर लेगा, है ना। क्वाड, सबसे पहले बार क्वाड कब बना था? तो 2007 में ये टर्म क्वाइन हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा, 2007 के अंदर में। एक सवाल पूछना चाहता हूं, सूर्य किरण किसके किसके बीच में होता है? एक्सरसाइज सूर्य किरण, भारत और नेपाल, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल है। इंडिया एंड नेपाल। अच्छा, एक और पूछता हूं, संप्रीति किसके अंदर, किसके किसके बीच में होता है? संप्रीति होता है इंडिया एंड बांग्लादेश। वरुण किसके किसके बीच में होता है? वरुण इंडिया एंड फ्रांस। रेड फ्लैग किसके बीच में होता है? रेड फ्लैग इंडिया एंड यूएसए। द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर अनसोल्ड वर्ल्ड, ये किताब याद है? कुछ दिन पहले करंट अफेयर में हमने किया था। अमित शाह, हर्षवर्धन श्रृंगला, एस जयशंकर, वी मुरलीधरन। पोल लगाइए 1 2 3, जल्दी से लगाइए पोल। द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर अनसोल्ड वर्ल्ड। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने ही एक पुस्तक को जारी किया। ये पुस्तक किसने लिखी है आपको पता होना चाहिए। तो पुस्तक जो है हॉपर कॉलिंस पब्लिकेशन के द्वारा जारी की है। इसमें क्या है? इसमें 2 साल के अंदर में जो एस जयशंकर ने जो भारत की विदेश नीति को अपनाया है, 2 साल के अंदर में जो थिंक टैंक के रूप में जो सम्मेलन में भाग लिया है, जो व्यवसायिक मंचों पर अपनी बातें बोली हैं, व्याख्याएं दी हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उनका एक संकलन है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। बहुत फेमस ऐप है, एलाइनमेंट्स है। यहाँ स्पेलिंग देख लीजिए, इंग्लिश में देखिए, एलिमेंट्स, एलाइनमेंट, एलिफेंट, एलामंड। टाइम अप हो जाएगा। एलाइनमेंट्स ऐप, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग पर थोड़ा जाइएगा। पहला सोशल मीडिया ऐप अपना भारत का अपना सोशल मीडिया। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं ना, व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो बस व्हाट्सएप का ये डुप्लीकेट है। व्हाट्सएप की तरह ये भी है, आज ही जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने भारत का है। ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे, 3D वीडियो कॉल पे, चैट इंटरफेस है इसका अलग से, बहुत कुछ है अपना, है ना। किसने किया है ये? तो आर्ट ऑफ लिविंग जानते हैं आप लोग? आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है भारत के अंदर में, रविशंकर जी महाराज की। उसी रविशंकर जी महाराज का जो है जो संस्था है, उसी ने इसको डेवलप किया है। ये फेसबुक व्हाट्सएप के जैसे है, इसको बस अपना है, मेड इन इंडिया। आज डाउनलोड कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, श्री के द्वारा किया गया है।
जुलाई, सर यू आर अ डॉग, हु इज दिस सुजाता, यू आर अ डॉग, मिस्टेक हो गया क्या लिखने में? गॉड है, गॉड। चलो कोई बात नहीं सुजाता, जान दो, मिस्टेक होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। जुलाई 2000, थोड़ा देख के लिखा करो, है ना, मोहब्बत करते हैं इसका मतलब क्या, तुम कुछ भी बोल दोगे, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। जुलाई 2020, जुलाई 2020 में निम्न में से किस देश ने 2 गीगावाट के दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को करने की योजना बनाई है? अपना भारत जो है इतना बड़ा हो चुका है, आपको पता ही है। फ्रांस, भारत, यूएई, अमेरिका। चलिए फ्री में ले जाइए, 1 2 3। कोई बात नहीं, जान दो, कोई बात नहीं, टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, संयुक्त अमेरिका अमारात। याद रखिएगा, यूएई बना है जिसने 2 गीगावाट का सबसे बड़ा लगाया है, और रेगिस्तान भैया वहां पे खूब सारा है। देखिए अरब अमीरात के अंदर में रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, तो उसको कौन बात का टेंशन है, ये बताइए। लगा दिया। इससे पहले भी अबू धाबी में सबसे बड़ा हुआ करता था, अबू धाबी में 1.2 गीगावाट का अबू धाबी में हुआ करता था, अब इसका फिर वहीं रह गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत क्या है? देखिए 355 अभी आपको पता है कि अभी बहुत ज्यादा टेंशन में था 355 बहुत सारे देशों में। चीन उन जब आक्रमण कर रहा था तो लोग सोचने लगे थे। तो यह संघ का कर्तव्य है कि पागल, अरे छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। विरोध होना चाहिए, फिर तुम लोग वही बात करते हो। बड़ा मन दिखाओ, बड़ा दिल दिखाओ, माफ करो, जाने दो, क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, नो वन विल कमेंट, छोड़ दीजिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट कमेंट, स्टॉप द कमेंट, स्टॉप द कमेंट। आई सेड आई डोंट वांट टू मेक अ मेस। ये जानबूझ के हो सकता है ना, या फिर मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, एक भी आदमी कमेंट नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, ठीक है ना, एक भी आदमी कमेंट नहीं करेगा, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी बात मान लीजिएगा बस। चलिए अब सिर्फ, अरे बार बार लिखने दो ना, फिर बात बोल रहे हैं, प्लीज डोंट स्टॉप, स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप। अरे उसका प्लस सब्सक्रिप्शन है, डोंट वरी, वी विल वर्क आउट, प्लीज स्टॉप। आई एम सेइंग यू एवरीवन, प्लीज स्टॉप। अगर एक भी कमेंट आ गया मैं क्लास डाउन कर दूंगा, आई विल आई विल डाउन द क्लास, अगर आप करेंगे तो। फिर वही बात, नहीं माननी है, बंद कर दूं? गलत बात है ना, मैंने बोल रहा हूं तो चुप रहिए ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, पोलिंग लगाइए 1 2 3। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा। हेलो श्याम सर, हेलो सर, देयर इज अर्जेंट कॉल, एक्चुअली वन लर्नर सी। ओके फाइन, चलिए तो
इग्नोर कीजिए। बाहरी आक्रमणता के खिलाफ देखिए, जब भी आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 355 ये बताता है कि जब भी किसी देश के अंदर में हमारे भारत पर बाहर से आक्रमण होगा या इंटरनल कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, इंटरनल आंतरिक अशांति होगी, तो उसके खिलाफ राज्यों की रक्षा करने का अधिकार हमारे संसद को होगा, संसद को होगा। आप डोंट वरी, अरे भैया ले लिया जाएगा एक्शन, डोंट वरी, एक्शन विल बी टेकन। प्लीज काम, आप काम कीजिए। नोबडी विल मेक अ सिंगल कमेंट, नोबडी विल अब्यूज एनीवन। अनअकैडमी की टीम है, दे विल टेक द एक्शन, डोंट वरी ऑफ दोस थिंग्स, है ना। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी लर्नर जो भी क्लास में प्रेजेंट है, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। ऑलराइट, एक बार थम्स अप करिए, स्टार्ट द क्लास फिर से। ओके, तो देखिए ये संसद पर जब बाहर राज्य के संघ की कार्यकारी शक्तियों के विस्तार की अनुमति की जब हम बात करते हैं, दिस इज आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान का 162 अनुच्छेद है। सुनिए, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 162वां अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उनके सीमे को निर्धारण करता है कि किस लिमिट के अंदर में रहकर जो राज्य के विधानमंडल है वो कानून बना सकते हैं। आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये राज्य की विधायिका वाला, ये भी इसी के अंदर आता है। उसके अलावा जाति नस्ल वाली कहानी आपको पता है, अनुसूचित जनजाति आपको पता है, आर्टिकल 342 है, आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 60 to 62, 60 से 62वीं बीपीएससी का सवाल है। शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है आर्टिकल 29, 30, 19, 20, 14 से 18, 23, 24। हाँ, कल YouTube के भी सेशन पे हुआ था, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। सी, जीवन में कभी भी क्रिटिसिज्म से घबराइए मत। मैं आपको आज एक सीख दे रहा, आप ऑफिस में जाओगे, आप बीपीएससी के ऑफिसर बनोगे, एट द टाइम व्हेन यू विल बी एन ऑफिसर यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, सो नेवर ट्राई टू गिव रिटर्न टू एनीवन। आप अपना काम करते रहिए, यू स्टार्ट कंटिन्यूइंग योर वर्क, इट्स वेरी सिंपल। करेक्ट आंसर है दो ऑप्शन, आर्टिकल 23 एंड 24। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24। सबसे पहले बताइए किस भाग के अंदर आता है, तो भाग 3 के अंदर में हमारा मौलिक अधिकार आता है। याद रखिएगा, भाग 3 के अंदर में हमारा मौलिक अधिकार आता है। उसी मौलिक अधिकार के अंदर में 23 और 24 आर्टिकल आते हैं जो शोषण के खिलाफ हैं। आर्टिकल 23 में क्या है मेरे दोस्तों, बीपीएससी ने पूछ रखा है सवाल। आर्टिकल 23 के अंदर में मानव और अन्य जबरदस्ती श्रम कराना, जबरदस्ती मजदूरी कराना, आर्टिकल 23 के अंदर आता है जबरदस्ती मजदूरी कराना, चाइल्ड लेबर जिसको कहते हैं। और चाइल्ड लेबर में कुछ छूटें दी गई हैं, लेकिन राज्य का यह धर्म होता है कि ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर, ना वर्ग के आधार पर कोई भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी भी ऐसे खतरनाक गतिविधियों में रोजगार नहीं देना चाहिए। आर्टिकल 14 है यहाँ पे। आर्टिकल 14 आपको पता है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 क्या है, सैन्य और अकादमी को छोड़कर अपराधियों को समाप्त करने की बात करता है। आर्टिकल 19 है मेरे दोस्तों। आर्टिकल 19 क्या है, 6 मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, 6 सभी नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 मनमानी से गिरफ्तार किया गया है, नजरबंद किए गए कि आप उनको सुरक्षा देने की बात करता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज के हित की बात करता है कि उनके हित की रक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उन सब में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उनके लिए अलग से कॉलेज की स्थापना का उसमें छूट मिलना चाहिए। जैसे अगर कोई माइनॉरिटी चाहता है कि हम मेडिकल कॉलेज खोलें तो उसको छूट मिलेगी, और कोई जनरल कैटेगरी का आदमी चाहता है तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होता है। ये बात समझ लीजिए। नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने डैश के दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस प्रश्न में। 7 से 12, 97 से 2002, 2002 से 2007, 1992 से 1997। पोल लगाइए 1, 2, 3। सर पार्लियामेंट पढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के आंसर्स करेक्ट आए हैं, बहुत सारे लोगों के आंसर्स करेक्ट आए हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हैं तो इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम हुआ करता था। याद रखिएगा, ये किसी का क्वेश्चन है। सर बिहार के लिए कौन सी बुक पढ़ूं? देखिए, ये वाली बुक पढ़िए, ये वाली थ्योरी बुक पढ़िए, ये वाली।
अगर बहुत टाइम है तो ये वाली पढ़िए, नहीं तो इम्तियाज अहमद की किताब है, इम्तियाज अहमद की इस बुक को पढ़िए। और अगर बहुत टाइम नहीं है तो, अगर बहुत टाइम है तो आप केबीसी नैनो पढ़ सकते हैं। ये वाला जो है ये केबीसी नैनो है। आइए 2002 से 2007, आप चिंता मत कीजिए, 2002 से लेकर 2007 भारत के 11वें राष्ट्रपति, पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। कलाम का जन्म कहां हुआ आपको पता है? तमिलनाडु के अंदर में रामेश्वरम के एक मल्लाह के घर में हुआ था। रामेश्वरम के एक मल्लाह के घर में क्या बोलते हैं, आईआईएम से पास किया है। आईआईएम में ये भाषण दे रहे थे शिलोंग के अंदर में, आईआईएम शिलोंग के अंदर में स्पीच दे रहे थे, वहीं इनको हार्ट अटैक आया, उनकी मृत्यु हो गई 27 जुलाई 2015 को। 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम चल बसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में। 2002 से लेकर 2007 तक काम किया। इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके बारे में बोलना ही कम पड़ जाएगा, मेरे शब्द नहीं है कि इनकी बखान कर सकूं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जब पोखरण में न्यूक्लियर अटैक हुआ उस समय ये हेड थे, भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी के मालिक कहे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? देखिए किया जाता है 12, लेकिन प्रोविजन कितना तक का है, कितना किया जा सकता है, यहां पे ध्यान रख लीजिएगा। हम पहले ही बता दिए हैं 12, 10, 13, 11। पोल लगाइए 1, 2, 3। टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। याद रखिएगा राज्यसभा के अंदर में हमारे उपराष्ट्रपति जो, सॉरी राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है मेरे दोस्तों। उस पावर के अधीन ये 12 लोगों को कर सकते हैं। सुनिए इसमें होता क्या है, राज्यसभा के अंदर में कितने सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं जरा बताइए। राज्यसभा के अंदर में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो याद रखिएगा 250। 250 से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस 250 में 238 जो होते हैं ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्लस यूनियन टेरिटरी के, और ये जो 12 सदस्य होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक बात और भी आता है कि सदन का, राज्यसभा के सदन का नेता कौन होता है? तो राज्यसभा में जो वरिष्ठ मंत्री होता है, जो राज्यसभा का सदस्य होता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा सदन का नेता बनाया जाता है। अभी फिलहाल अभी सदन का नेता कौन है? तो थावर चंद गहलोत। देखिए गीता यादव या जिनका भी, सालू सिंह, जिनका भी क्वेश्चन है ना, वो क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा बाबू, ठीक है ना, क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा। एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि भारत के राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? नाम बताइए जरा, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष बिहार के हैं, अपने माटी के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू से आते हैं। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के हैं, हरिवंश नारायण सिंह है ना, हरिवंश नारायण सिंह हैं, अभी याद रखिएगा। हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। राज्यसभा के हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लद्दाख किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? लद्दाख हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। 1, 2, 3 पोल लगाइए। टाइम अप, करेक्ट आंसर है। पोल टाइम को और कम कर दिया है मैंने, 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड हम दे रहे हैं पोल टाइम को, ध्यान रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर, पूजा सिंह जी रिप्लाई अभी नहीं कर सकता हूं, क्वेश्चन बचा के रखिए बाबू, लास्ट में पूछ लीजिएगा। हम क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं कमेंट, हम कमेंट देखेंगे तो यहां पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर याद रखिएगा। लद्दाख आपको पता है कि लद्दाख कब बना? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारत के जम्मू एंड कश्मीर पे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में बांट दिया गया। ये राजधानी इसकी कहां है? तो लद्दाख की राजधानी मेरे दोस्तों लेह के अंदर में है। और लेह कहां पे है? तो कारगिल के अंदर पड़ता है। एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि लद्दाख के अंदर में कितने जिले हैं? तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक लेह है और दूसरा कारगिल है। ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, दैट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन लेह? तो ओनली 2। जम्मू एंड कश्मीर का हाईकोर्ट की स्थापना 1928 के अंदर में हुई थी और यही अब वहां लुकआउट करेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल अध्यक्ष कौन है? गीता मित्तल। परसों तरसों आपको कराया था मैंने, गीता मित्तल भारत के किसी भी उच्च हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश पहली बार ये बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी भी 2 बेंच है। गर्मी के दिन में जम्मू में बैठती है, गर्मी के दिन में कहां बैठती है? गर्मी के दिन में श्रीनगर में, और ठंडे के दिन में जम्मू में बैठती है। अवार्ड भी मिला है, बिल्कुल हमने डिस्कस किया है। किस संशोधन ने भारतीय संविधान में
पंचायतों से संबंधित भाग 9 को जोड़ा गया। कौन सा संशोधन है, कौन नहीं जानता है? 54, 67, 82, 73। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेरे दोस्तों, याद रखिएगा डी ऑप्शन। हमारे भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन, उसी की तरह भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 में है क्या? तो पंचायत का आपने नाम सुना होगा, पंचायत। यही पंचायती राज व्यवस्था का यहां से इंट्रोडक्शन होता है। पंचायत की स्थापना की बात होती है, पंचायत के सशक्तिकरण की बात होती है, पंचायत की कार्यप्रणाली की बात होती है, और पंचायत के वैधानिक के बारे में बात होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अंदर में बहुत सारी बातें थी। ग्राम सभा का आयोजन करना है, जिला और प्रखंड स्तर पे ग्राम है, हर 2 महीने बाद मीटिंग है, 5 साल का हिसाब देना है, बहुत सारी इसके अंदर में बातें कही गई हैं। निम्नलिखित में से कौन वापस बुलाने, निम्नलिखित में से कौन वापस बुलाने के अधिकार से सशक्त हैं? नागरिक, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू द राइट टू रिकॉल? बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू रिकॉल से किसके पास ये पावर है भारत के अंदर में जो वो किसी को वापस बुला ले? राइट टू रिकॉल, नागरिक, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। क्या हो गया? नागरिक। भारत के नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो किसी को बुला सकते हैं। आपको पता है सरपंच, जैसे भारत में सरपंच आप चुनते हैं, सरपंच को आप 2 साल बाद नागरिक चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2/3 मतदान की आवश्यकता होती है। और ये पहली बार हुआ है भारत में। कहां पे यूज हुआ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। राष्ट्ररोहित जी जो बता रहा हूं मेरे भाई सुनिए, गलत थोड़ी बताऊंगा आपको, जो बता रहा हूं सुनिए ना। राष्ट्रपति नहीं होगा, नागरिक होगा मेरे भाई, नागरिक। वापस राइट टू रिकॉल का अधिकार भारत में नागरिकों का अधिकार है। जैसे इसके अंदर में क्या है, तो सरपंच अगर है, सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष के बाद आप नागरिक उसको हटा सकता है, और ये हुआ है प्रयोग, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर में अनूपपुर जिला है, याद रखिएगा, अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश के अंदर में, अनूपपुर। और इसी अनूपपुर में इसका प्रयोग किया गया है। और जो व्यक्ति जिसको हटाया गया था उसका नाम था पलीविका पटेल, महिला हुआ करती थी पलीविका पटेल। गूगल कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। सुना कीजिए पहले, राष्ट्रपति नहीं हल्ला करना चाहिए। इसी को हटाया गया है, याद रखिए। इसी राइट के तहत वापस राइट टू रिकॉल में पहला ये है। हम यही हैं, अच्छा वहीं से हैं आप। भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट 63rd बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 63rd बीपीएससी का। वीवीपैट वोटर विजिट ट्रायल, वोटर विजिट प्रेस, वोटर वेरीफाइल, पेपर ऑडिट, ट्रायल। तो पोल लगाइए 1 2 3। अच्छा वहीं जॉब करते हैं आप, किस चीज में जॉब में है मेरे भाई राजन जी? किस चीज में जॉब में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, वोटर वेरीफाइल पेपर। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप करते हैं एक प्रिंट आउट आपके सामने आता है, मशीन लगा रहता है, यहाँ पे उसका प्रिंट आउट निकलता है और उसी से लोग मैच कर लेते हैं। याद रखिएगा वीवीपैट। सबसे पहले इसका उपयोग कहां हुआ था? तो नागालैंड में हुआ था, याद रखिएगा, नागालैंड के अंदर में इसका उपयोग हुआ था। विधानसभा कौन सी थी? तो नोक्सेन विधानसभा, नोक्सेन विधानसभा के अंदर में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, भारत के महान्यायाधीश द्वारा नियुक्त कौन करता है? महान्यायवादी द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो किसको नियुक्त कर? भारत के महान्यायाधीश किसके द्वारा? यहां लिख लीजिए हिंदी, किसके द्वारा? कानून मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधान। सर रेलवे का। अच्छा रेलवे का मान लीजिए टिकट कंफर्म कराना होगा तो करा दीजिएगा ना। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे अमूमन तो जरूरत नहीं पड़ती है रेलवे की, लेकिन मान लीजिए कभी मन कर दिया कि भाई ट्रेन से चलें, घूम के आए, ट्रेन की यात्रा करने का कभी मन किया, रूरल डेवलपमेंट में है ना। भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, आपको पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल
जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, तो ये करता है। आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 76 याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 76 के तहत ये प्रावधान है और एक संसदीय कार्यालय है और इनका जो कार्यकाल होता है महान्यायाधिपति का, ये फिक्स नहीं होता है। इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स। ये राष्ट्रपति की मर्जी है, राष्ट्रपति के अधिकार से ये चलते हैं। राष्ट्रपति को जब मन करेगा तब इनको हटा सकते हैं, याद रखिएगा। और महान्यायाधिपति को देश का सर्वोच्च कार्यकारी कानून अधिकारी कहा जाता है। सीलू शर्मा जी कैसन बा, हम एकदम ठीक बानी। सीलू शर्मा जी तू ठीक बारू नो, मन लगा के पढ़िए, इतना कलम रगड़िए, कलम के इंक एकदम पिया दिया कॉपी में, इतना कॉपी में रगड़िया कलम, इतना रगड़िया कि घरे से मम्मी निकल के, अरे मत पढ़, मत बैठ, बंद कर। हम धुआं उड़ा दिया पढ़ के। सीलू शर्मा जी एकदम घबराइला के जरूरत नहीं कि पूरा भारत तारा साथ बा, पूरा बिहार तारा साथ है, एकदम टेंशन लेला के 1% जरूरत नहीं के सीलू शर्मा जी, ठीक बा, एकदम टनाटन बा। अब आइए, तो करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल, ये फंसाता है, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि महान्यायवादी का कार्यकाल नहीं होता है फिक्स, याद रखिए। संविधान सभा पहली बार कब, अच्छा, अटॉर्नी जनरल, एक सवाल पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, तो याद रखिएगा संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, भाग तो ले सकते हैं, याद रखिए, बट मतदान नहीं कर सकते हैं। तो पहली बार कब मिले थे, इनकी मुलाकात पहली बार कब हुई थी, पोल लगाइए 1 2 3। सर सब्सक्रिप्शन लेने का पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो कर्जा मांग लीजिए, पैसा नहीं है तो किसी से कर्ज लेके पढ़िए, और जब सक्सेसफुल हो जाइएगा तो लोगों को बताइएगा कि हम, मेरे पास ट्यूशन फीस नहीं था तो हम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कर्ज लिए थे, है ना, कर्ज लेके पढ़िए, लौटा दीजिएगा फिर उसको। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 1946 मेरे दोस्तों, 1946। या फिर आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है तो अनअकैडमी, उसके लिए भी एवरी संडे हमारे यहाँ टेस्ट होता है, संडे में रैंक 1 लेके आइए और फ्री में 1 साल का सब्सक्रिप्शन पाइए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 1946 मेरे दोस्तों। 1946 के अंदर में डेट आपको याद होना चाहिए जुबान पे, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नई दिल्ली में पहली बार इसकी बैठक हुई थी। अब ये बैठक संसद भवन में होगी, सेंट्रल हॉल में होती है, इस बात को आप जानते हैं, वही सेंट्रल हॉल। और इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखिएगा। और इसका विचार किसने दिया था, तो एमएन रॉय, आपको पता होगा, उन्होंने विचार दिया। सुमित नागल किस खेल से जुड़े, अभी फेमस हुए थे, आपको पता है भारत में फेमस हुए थे, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ। पोल लगाइए 1 2 3। मेरा स्लाइड कुछ और दिखा रहा है, ऐप को अपडेट कर लीजिए या रिफ्रेश कर लीजिए, ऐप को अपडेट कर लीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए, हो जाएगा। टाइम हो गया आप मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टेनिस। याद रखिएगा सुमित नागल भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने भारत के मतलब कई सारे टेनिस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे यूएस ओपन के ये एंट्री में पहुंचे थे, यूएस ओपन सिंगल मुख्य ड्रॉ में सीधा प्रवेश इनको दिया गया था, फेडरर को हराया था। बिल्कुल एकदम सही पवन जी, आप एकदम सही पकड़ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो यूएस ओपन में मुख्य ड्रॉ में डायरेक्ट एंट्री मिली थी इनको। किस क्षेत्र को, 50 क्वेश्चन होता है इजहार जी, किस क्षेत्र को दक्षिण भारतीय का अन्न भंडार कहा जाता है, कुछ है ही नहीं, मद्रास, तंजावुर, कन्याकुमारी, कोरोमंडल। पोल लगाइए 1 2 3। प्रेसिडेंट छात्र जेडीयू मारवाड़ी कॉलेज, प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं, स्वागत है मेरे भाई, क्या नाम है आपका, प्रेसिडेंट छात्र जेडीयू मारवाड़ी कॉलेज, पटना सिटी से हैं। टाइम लगाइए, टाइम अप। तंजावुर याद रखिएगा, दक्षिण भारतीय का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है तंजावुर, यह है कहां पे, तो तंजावुर का संबंध चोल वंश से है, याद रखिएगा, किस वंश से, चोल वंश से। यस बिल्कुल, तमिलनाडु के अंदर में है। सीलू शर्मा जी बोलिए, आप केवल हेलो कर रही हैं, बोलिए, तमिलनाडु के अंदर में है, तमिलनाडु के अंदर में दक्षिण भारत का भंडार कहा जाता है। क्यों, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं तमिलनाडु को क्या कहते हैं, तमिलनाडु का राइस बॉल भी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये राज्य का सबसे ज्यादा चावल यहीं पर उत्पादन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
बाकी और अगर आप पूछिएगा तो और हम बता देंगे आपको। फिर यहाँ चोल है तो चोल के लिए राजा चोल आएंगे, चोल साम्राज्य के महान सम्राट हुआ करते थे। फिर बृहदेश्वर महादेव मंदिर आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? इक्के को तो फिल्में बना भारत में, ऑस्कर पुरस्कार इसी ने जीता था। पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस, पाइपर, कैमरा, कैमरा का कमेरा लिख दिया है देखिए। इंडिया की डाउटर, इंडिया की बेटी, ठीक है, वो लगाइए 1 2 3। रिफ्रेश एक बार एग्जिट कर जाइए और फिर से ज्वाइन कर लीजिए, एग्जिट करके ज्वाइन कर लीजिए। टाइम अप। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस जो है भारत की ऐसी फिल्म थी, लघु फिल्म थी, जो इसने क्या बोलते हैं उसको, वृत्ति चित्र लघु विषय के अंदर में ये जीता था। इसके निदेशक कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है इस फिल्म के? रेखा है, रेखा, REKA, रेखा, पूरा लंबा नाम था रेखा जहाज बच्ची, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रांस की राजधानी, बहुत लोग गलती करेंगे, हम जानते हैं इसको। एम्स्टर्डम, पेरिस, रोम, कैन, पोल लगाइए 1 2 3। जूली जी 11 बजे होता है टेस्ट, 11 बजे एवरी संडे, और मेरी क्लास फ्री क्लास होती है सुबह 8 AM और 8 PM। वाह गीता, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, गीता का भी आंसर सही हो गया है। करेक्ट आंसर है पेरिस। याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। मेरी दुआ है कि आप सब पेरिस जाइए, घूम के आइए एकदम, एफिल टावर का इससे फोटो खिंचवाइए। मेरी खूब सारी दुआएं हैं आपके साथ, हम भी यही चाहते हैं और हम भी घूमना चाहते हैं ना। पेरिस क्या है? तो पेरिस एक शहर है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, एक शहर है। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है, द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर यहीं पर है, एफिल टावर यहीं पर है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर। यहां का सबसे पुराना एक पुल है, सबसे पुराना पुल है द पोंट न्यूफ, याद रखिएगा, द पोंट न्यूफ, याद रखिएगा। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है जी अभी? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, है ना। किस शहर के, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की। देखो बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया मार देता है। रोम इटली की राजधानी है। कैन क्या है? कैन कहीं की है? कैन कहीं की नहीं है, कान होना चाहिए था अंग्रेजी में, हिंदी में। फ्रांस के अंदर में एक शहर है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऊफा राष्ट्र लीग, अमेरिकन कप, रॉजर्स कप, डेविड कप। चलिए देखिए, कल भी बेचारी भेजी थी, हम नहीं दिखा पाए थे। ये तुम बनाई हो ज्योति, ज्योति तुम बनाई हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हमको पता था कि तुम खरीदी होगी, 200 में खरीदी हो, बहुत बढ़िया। जो भी आर्टिस्ट बनाया ना उसको बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊफा राष्ट्र लीग, याद रखिएगा, यूफा नेशनल लीग कहते हैं। ये कहां होता है? वेयर इट इज, आयोजित कहां किया जाता है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा होता है, EU, याद रखिएगा, EU में होता है, यूरोप के अंदर में। भारत में पहला महिला बैंक की स्थापना का संबंध किस समिति से है? कौन सी समिति ने रिकमेंड किया था? MBN राव, राजा चलैया, नरसिम्हम शिवरमन। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। MBN रॉय कमेटी, MBN रॉय कमेटी महिला बैंक की स्थापना किससे संबंधित? तो MBN रॉय कमेटी से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत का पहला महिला बैंक कौन था? तो भारतीय महिला बैंक। भले ये मर्ज हो गया बाद में, किसमें मर्ज हो गया? SBI में, SBI के अंदर में मर्ज हो गया, याद रखिएगा। पाकिस्तान सबसे पहला देश था, पाकिस्तान, जिसने महिलाओं के लिए एक अलग बैंक बनाया।
दूसरा देश था तंजानिया जिसने महिला बैंक बनाया, तीसरा देश था भारत, थर्ड कंट्री भारत। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, मुझे याद है। भारतीय महिला बैंक पटना में होटल मौर्या के कंपाउंड में हुआ करता था ये, है ना। लास्ट में इसको एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय में नहीं दिया जाता है? अच्छा, इसमें और भी था ना, ये फेमस क्वेश्चन है। राजा चलैया समिति किसके? कर, टैक्स रिफॉर्म्स, कर सुधार। शिवरमन कमेटी, नाबार्ड की स्थापना, शिवरमन कमेटी नाबार्ड की स्थापना, ध्यान रखिएगा। नरसिम्हम कमेटी, बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार। भौतिक विज्ञान, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य, गणित, किसमें नहीं मिलता है? पूरी इंडिया जानती है। टाइम हो गया। आप गणित, गणित का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? एबेल प्राइज है गणित का। गणित का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? एबेल प्राइज है, याद रखिएगा, एबेल। अच्छा, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिक्स में, भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, 3 हो गया। साहित्य हो गया 4, 5वां हो गया शांति, और छठा हो गया इकोनॉमिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये 6 चीजों में। कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर, डेट फिक्स है 10 दिसंबर को। किसकी याद में? तो एल्फ्रेड नोबेल की याद में, एल्फ्रेड नोबेल की याद में। सबसे कम उम्र का नोबेल प्राइज विजेता कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ग्राम सड़क 2001, यस, मलाला यूसुफजई, करेक्ट आंसर। सबसे कम उम्र के 2001, 2000, 1998, 2002। टाइम अप हो गया। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, 2000। याद, हाँ, पाकिस्तान वाली मलाला ही, बिल्कुल पाकिस्तान वाली मलाला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना आपको पता होगा, पीएम आपके गांव गांव में हो गया होगा। गांव गांव में 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा जनसंख्या वाले सभी गांव में रोड बनाना है, यही इसका है। और पहाड़ी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 250 से ज्यादा संख्या वाले गांव में सड़क बनाना। अधिक फसल प्रति बूंद, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, सुने होंगे, मोदी जी पूरा पिछले साल प्रचार हुआ था कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, बहुत फेमस हुआ था। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अंत्योदय योजना, त्वरित सिंचाई लाभ योजना। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। याद रखिएगा, इसी के तहत ये लागू किया गया था। 2015 में ये योजना लॉन्च हुई थी, 2015 में ये योजना लॉन्च हुई थी। पता नहीं उंगली काम नहीं कर रहा है ये वाला, ये फिंगर ही काम नहीं कर रहा, जान ही नहीं लग रहा है इस फिंगर में। हो जाएगा ठीक थोड़ा देर में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुक जाता है ना, पेन पकड़ना पड़ता है ना ऐसे, इसीलिए। बिहार से बहने वाली कौन सी नदियां अमरकंटक में से निकलती हैं? कौन नहीं जानता? कोयल, सोन, पुनपुन, कारोनाट। लगाइए, सोना खोल दें, लीजिए सोना खोल दिए। करेक्ट आंसर है प्रियंका। प्रियंका जी कह रही है सर प्लीज टाइम चेंज कर दीजिए बिकॉज मैं हाउस वाइफ हूं, इस समय खाना खिलाना होता है। प्रियंका जी एक बात कहता हूं, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग घर में खाना खा रहे हैं बोलिए कि अपने से निकालिए और खुद से खाइए, है ना। नहीं तो जिस दिन एसडीएम बन गए समझ लीजिए, जिस दिन डीवाईएसपी बन गए समझ लीजिए एकदम धुआं उड़ा देंगे एकदम, है ना। दीजिए कस के। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी आपको पता है कि यमुना नदी के बाद भारत में गंगा की दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी में, गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो सोन नदी है, याद रखिएगा। सोन नदी बहुत सारे राज्यों से गुजरती है, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड होते हुए आकर गंगा में मिल जाती है पटना के आसपास।
मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, आपको पता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अगर आप मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे तो मध्य प्रदेश से निकलती है, मानपुर जाती है, फिर बिहार आती है, फिर बिहार से सोनपुर कैमूर होते हुए सामने होते 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 पटना में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन में एक डेहरी है, डेहरी। भारत के राज्यों में जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? जूली सिंह जी, सब्सक्रिप्शन भी अभी तक आप नहीं ली हैं, सब्सक्रिप्शन कब लीजिएगा जूली, आप ही बताइए। जूली सब्सक्रिप्शन कब लीजिएगा, बोलिए। टाइम अप हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पोल नहीं आया इसका। अच्छा, सोन की प्रमुख सहायक नदी कौन है? सोन की प्रमुख रिहंद, उत्तर कोयल, दो को याद रख लीजिएगा। जूट के उत्पादन में बिहार एकदम नंबर 1 पर है। इसमें लगाना क्या है, पोलिंग हो चुका है ना? नहीं हुआ है, चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पे है, नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, ध्यान रखिएगा। WB वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है जूट में। और वेस्ट बंगाल भारत के कुल जूट में से 50% जूट जो है वेस्ट बंगाल देता है। जूट की फसल पूरे भारत के अंदर में 7 राज्यों में होती है। कहां कहां? पश्चिम बंगाल, ऊपर चले जाइए आसाम, नीचे आ जाइए उड़ीसा, बायां आ जाइए तो बिहार, बिहार के डायगोनल भाग जाइए नॉर्थ ईस्ट तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में है मेघालय, वही 7 में होता है। अच्छा, बिहार में कहां कहां होता है जी? बिहार में जूट की खेती कहां कहां होती है? बिहार में कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया। भागलपुर में तो बहुत कम होता है ना? जूट मतलब पटुआ किस राज्य में अमूल जी सुनिए, अमूल जी कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी कीजिए, भूख लग गया है। सुनिए अमूल जी, सुबह में आपको पढ़ाएं 8 से 9:30, उसके बाद एक और क्लास रहता है वो लिए, फिर डॉक्टर के यहाँ गए, टेस्ट वेस्ट करा के आए 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे तक खाना वाना खाए, आराम किए, 3 बजे से 4:30 बजे तक क्लास लिए, 4:30 से 5:30 मीटिंग किए, फिर 5:30 से 7 बजे तक क्लास किए, है ना? अब फिर 8 बजे से पढ़ा रहे हैं। हम भी आदमी है ना, है क्या अमूल जी? नाम में अमूल बटर, फिर भी तुम करते हो गटर गटर, सटर सटर। बताओ किस राज्य में सबसे ज्यादा, दिल तोड़ दिया एकदम प्रियंका, बता नहीं सकते हैं, इतना बड़ा दिल था और इस दिल में तुम बता रहा हूं हम तुमको कि ये पूरा में यही अमूल ही था, ये पूरा में सिर्फ इतनी सीन स्थान में, लगभग इसमें आधा मान लीजिए, इसमें 1.5 लाख आदमी है अभी और 3 लाख का जगह खाली है। मतलब सोच लीजिए कि एकदम, मतलब क्या हम बोले अमूल। किस राज्य में सबसे ज्यादा युवा आबादी है मेरे दोस्तों? तो युवा आबादी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर में है। क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर में? आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 58% जो हिस्सेदारी है, 58% जो हिस्सेदारी है वो क्या है? वो युवा आबादी है। पोल नहीं हुआ है। अब इसमें पोल लेके क्या कीजिएगा भाई? चलिए तो अच्छा मजा आ गया, दिस इज मजा वाला। चलिए तो करेक्ट आंसर है बिहार, है ना? बिहार याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी बिहार में है। बिहार में 58% लोग, 58% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, 25 साल से कम उम्र के, एकदम जवान है अभी, है ना? और बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10.41 करोड़ 2011 के सेंसस से, है ना? इस बात का ध्यान रखिए। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड में कहां से गंगा जाएगी? पोल लगाइए, 1 2 3।
मैप देखिए ना, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए सीधा गंगा निकल जाती है बंगाल की तरफ। अच्छा, छत्तीसगढ़ जाती है? नहीं पता था हमको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए, गंगा छत्तीसगढ़ नहीं जाती है। गंगा क्या है तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, गंगा है क्या, व्हाट डू मीन बाई गंगा? तो गंगा पाप नाशनी है। आप खूब सारा पाप करके जाइए, उसमें 5 बार ऐसे नाक पकड़ कर डुबकी मारिए, पाप धुल जाए। उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गौमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास से उत्पन्न होती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा बन के बनाते हैं। अलकनंदा से आते आते नीचे उतरती है हरिद्वार में, नीचे उतरती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो बहुत सारी किताब में 2510 किलोमीटर रहता है, बहुत सारी किताब में 2525 किलोमीटर रहता है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार के अंदर गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर, इतना काफी है ना। ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए मैदान में उतर जाती है, फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस होते हुए, बक्सर, आरा होते हुए, पटना जिला होते हुए एकदम सीधे निकल जाती है, पटना से फतुआ होते हुए एकदम सीधा एकदम बंगाल चल जाती है। याद रखिए। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल सबसे ज्यादा कहां होता है? बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई। चावल आप समझ रहे हैं, चावल बहुत बड़ी बात होती है। बिहार, बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा। फ्री का क्वेश्चन है, ले जाइए। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्यों? आपको पता है कि पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, हैशटैग नंबर 1 पे चावल में। और याद रखिएगा, इसमें 2600 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, सबसे ज्यादा है यहाँ पर उपज, 1 नंबर पर है। वर्तमान में सबसे बढ़िया राधिका जी कर इमेज भेजे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया राधिका जी, आप रोटी बना रही हैं, हम देख लिए। आपके फोटो को स्किप कर दिए हम। अब क्वेश्चन क्लास में देखिए। बहुत बढ़िया लवली आनंद जी, बहुत बढ़िया नोट्स बनाई हैं। ब्रजेश जी बहुत बढ़िया, लवली जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे बढ़िया चावल होता है कहाँ का? तो याद रखिएगा बर्धमान जिला। बर्धमान का चावल जो है सबसे बढ़िया होता है, इसीलिए अगर शादी ब्याह करना हो तो बर्धमान देखिए, बढ़िया जगह है बर्धमान। बर्धमान, हुगली, बीरभूम, नादिया, इस सब में चावल एकदम A1 क्वालिटी का होता है, एकदम A1। खाइए बिरयानी बना बना के एकदम। बाणसागर बांध किस नदी पर है? बाणसागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा, सोन, ताप्ती, पार्वती। पोल लगाइए 1 2 3। वर्धमान से चूरा हर साल आता है मेरे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए चूरा उरा, हम बड़ा खाते हैं चूरा उरा, है ना। राजा राम मिश्रा जी, चूरा अगर हो तो भिजवाइए मेरे घर पर भी, है ना, एड्रेस दे देंगे आपको। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम कुमरार में हम रहते हैं, एकदम कुमरार में, चले आइए, है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो करेक्ट आंसर है, देखिए, बाणसागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। कहां? सोन नदी। सोन नदी में कैसे आप कह सकते हैं सोन में? कहां है? मध्य प्रदेश। ऐसा मत समझ लीजिएगा बिहार में है, मध्य प्रदेश के अंदर में है मेरे दोस्तों। निर्माण तो इसका हुआ 2006 में पूरा हुआ, और उसके बाद ये बांध बना, और यहां से बिजली का उत्पादन होता है, 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये तो आप छोड़िए दीजिए, आपसे मैथ नहीं बनेगा। मैथ बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेट जो है रूस को जापान से अलग करता है? अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो चम्मच में पानी लाइएगा, कहिएगा हे भगवान माफ करिए, और पी जाइएगा। मुझे भी एड्रेस दीजिए सर। पवन जी, कुमरार में आइएगा, एक अपार्टमेंट है बहुत फेमस, उसी अपार्टमेंट में आइएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कुमरार में, सब बता देगा। नाम लीजिएगा, घरे तक पहुंचा देगा एकदम। हाँ,
करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ले पॉरस। ले पेरोज स्ट्रेट है, कहां पर है ले पेरोज स्ट्रेट? जापान को रसिया से अलग करता है, इस बात का ध्यान रख लीजिए, है ना। बाद में जापान को फिर वो क्या बोलते हैं, जापान का जो सागर है ओखोटेक्स, उसके पूरब में आकर जुड़ जाता है। कोरिया स्ट्रेट कहां पर है जी? कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में एक समुद्री मार्ग है। टाटर स्ट्रेट कहां पर है? टाटर, टाटर दक्षिण में जापान है और ऊपर में रसिया का द्वीप है, याद रखिए। कुमरार में कहां सर? अरे नितेश भाई अब इतना मत बोलिए, कांटी फैक्ट्री के पास देख लीजिए। ग्रह को अर्थ ट्विन, प्लैनेट कौन सा प्लैनेट है जिसको अर्थ ट्विन कहते हैं, है ना? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। पोल लगाइए, जय हो शुक्र भगवान की जय। बोरिंग रोड में नहीं रहते, क्यों रहते हैं भाई? बोरिंग रोड में भी रहते हैं हम एकदम। बोरिंग रोड में अलग से फ्लैट रखे हुए हैं, बोरिंग रोड में भी रहते हैं। टाइम अप, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। बोरिंग रोड में कभी कभी जाते हैं, जब जाते हैं झाड़ फूंक करने के लिए, साफ सफाई करने जाते हैं, है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र, शुक्र आपको पता है हमारे हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। इसका क्या है? इवनिंग स्टार इसको कहते हैं, इवनिंग स्टार, ध्यान रखिएगा, इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा भी इसको कहते हैं, अर्थ ट्विन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा। मेरा ऑफिस बोरिंग रोड में है। कहां पर बोरिंग रोड में है बी बाबूजी, बताइए, हम भी आएंगे मिलने, है ना। ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, बताइए। पहाड़ी मिट्टी, कच्छार, पहाड़ी मिट्टी, कच्छार की मिट्टी, रेगूर मिट्टी, तराई की मिट्टी। पोल लगाइए, 1 2 3। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। अच्छा, देखो मिश्री नारायण, तुम मॉर्निंग स्टार करोगे, हम इवनिंग स्टार भी कहेंगे। अब मॉर्निंगो स्टार कहा जाता है इसको, क्यों? क्योंकि सुबह इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाम को खुली आंखों से देख सकते हो। मॉर्निंग स्टार इसलिए कहा जाता है कि सुबह में भी खुली आंखों से देख सकते हो। अर्थ ट्विन इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखता है। तो गोला गोली नहीं करो, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छार की मिट्टी, ध्यान रखना, कच्छार की मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि ये गंगा के नजदीक है ना, गंगा के इलाकों में है, तो फर्टाइल मिट्टी होती है, डेल्टा बनता है, जलोढ़ मिट्टी भी आप इसको कह सकते हैं। एलुवियल का ही नाम है ना, कच्छारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, है ना। पहाड़ी मिट्टी, तराई की मिट्टी, नेपाल की तरफ चले जाइएगा तो तराई मिट्टी पाई जाती है, और अधिकतम क्षेत्र के अंदर में गंगा वाली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र में होने वाला फसल कौन है पूरे भारत में? गेहूं, दलहन, चावल, तेल का बीज। बोल लगा, टाइम अप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। एक बार आपसे बात करना है, कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे से बात करना हो ना, तो अनअकैडमी का ऐप खोलिए, यहां मेरा प्रोफाइल खोलिए, यहां मेरा फोटो लगा है, यहां बगल में मैसेज है, जाके मैसेज कर दीजिए। चावल जो है मेरे दोस्तों, चावल, चावल जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है। मतलब पूरी दुनिया में जितना चावल होता है उसका 20% चावल भारत में होता है। भारत के अंदर चावल होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और हम लगभग 1/4 जगह पर हम सिर्फ चावल ही उगाते हैं। ये मैथ है, छोड़ दीजिए। गंडक नदी के किनारे भारत नेपाल सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन नहीं जानता जी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वाल्मीकि, नंदा देवी। सब जानता है कि नंदा देवी ही शुरुआत होती है हमारी वहां से। प्रियंका, नो रिप्लाई नहीं हो सकता है, क्लास के तुरंत बाद मैसेज कीजिएगा प्रियंका, मैं रिप्लाई कर दूंगा बाबू, ठीक है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ठीक है।
वाल्मीकि नगर। सभी लोग जिनका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया ना, अभी तुरंत क्लास के बाद कीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। वाल्मीकि नगर बेसिकली क्या है तो आपको पता होना चाहिए, एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। पश्चिम चंपारण जिला है भारत का, भारत नेपाल की सीमा पर। वही चंपारण नरकटियागंज वाला जो रास्ता है, उसी से आगे इधर पहले 40 किलोमीटर पहले रास्ता चल जाता है नेपाल। गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा कौन सी नदी, तो गंडक नदी, ध्यान रखिएगा। 1990 के दशक में इसकी शुरुआत होती है और बहुत बड़ा इलाके में फैला हुआ है। और नेपाल के अंदर में भी एक चितवन नेशनल पार्क है, चितवन नेशनल पार्क उसी से सटा हुआ है। क्या हेमिस के बारे में बता दें, हेमिस ये लद्दाख में है अदिति, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख के इलाके में है, लद्दाख के इलाके में हेमिस है। भारत का पूर्वी इलाका, यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है, तिब्बती भेड़िया, भूरे रंग का भालू, आइसबर्ग, बहुत सारी चीजें। लाल लोमड़ी जो है लुप्त हो गया, वो यहीं पाया जाता है, लाल लोमड़ी। ग्रेट हिमालयन को काहे छोड़िएगा, इसके बारे में भी सुन लीजिए। ये कहाँ, हिमाचल के कुल्लू मनाली जानते हैं, लोग घूमने जाता है कुल्लू मनाली। आप भी जाइए, हम तो कहेंगे, घर से झूठ बोल के सब जाता है कि जा रहे हैं एजुकेशन टूर पर, और कहता है कि जा रहे हैं एजुकेशन टूर पर 3 दिन के लिए, या दोस्त के बर्थडे में जा रहे हैं 3 दिन के लिए, घूमने जाता है कुल्लू मनाली। तो वही कुल्लू मनाली में ये नेशनल पार्क है। बंजारा सब डिवीजन का इलाका है, वहीं पे है ये, है ना। इसको भी यूनेस्को ने 2014 में दर्जा दे दिया है अपने यहाँ। अब नंदा देवी को काहे छोड़िएगा भैया, मेरा ट्रांसफर है कुल्लू सर, जाइए अभय जी। किस चीज में काम करते हैं आप अभय कुमार जी, याद नहीं आ रहा है मुझे। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 3 जिलों में, बहुत बड़ा है। अच्छा, आईटीबीपी में है, बिल्कुल। नंदा देवी 3 जिलों में है, चमोली, पित्तौरगढ़, बागेश्वर, 3 जिलों के अंदर में। 1982 में वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे लंगूर पाया जाता है, लंगूर समझते हैं, जैसे हमारे क्लास में लंगूर, सीरा, हिमालयन थार, भालू, मृगा, ये सब पाया जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी करता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन जारी करता है, लेबर फोर्स सर्वे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है। तो पोल पोल लगाइए 1 2 3, ठीक है, थोड़ा पोल लगाइए 1 2 3। टाइम ऑफ याद रखिएगा। एनएसओ अभी नया बन गया है, आपको बताया था मैंने, एनएसएसओ और सीएसओ, इन दोनों को मिला दिया गया है और क्या बन गया है, एनएसओ बन गया है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को मर्ज करने के बाद नया ऑर्गेनाइजेशन क्या बना है, सीएसओ बना है, ध्यान रखिएगा, है ना। 2020 में ही ये श्रम जारी किया गया है, 2020 में ही ये डेटा जारी हुआ है, याद रखिएगा। और ग्रामीण भारत में स्वरोजगार जिसको कहते हैं वो बढ़िया सारा है, 51.7% स्वरोजगार है। किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है, हमारा बिहार। हाँ, इस बार आया था, 66वीं बीपीएससी में आया था। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या, बिहार, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। पोल लगाइए। ओह माय गॉड। खतरनाक था, आप लोग ऐसे फंस कैसे जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। हाँ? उत्तर प्रदेश होगा मेरे भाई, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के अंदर में, यूपी के अंदर में जनसंख्या कितनी है, आप समझ रहे हो कितनी जनसंख्या है यूपी के अंदर में। तो बट ऑब्वियस है ना, यूपी के बाद कौन होगा, तो बिहार होगा। बिहार के बाद कौन होगा, नंबर 1 पर है यूपी, 2 पे है बिहार, 3 पे है एमपी, 4 पे है महाराष्ट्र और 5 पे है वेस्ट बंगाल। लास्ट क्वेश्चन, अति मुद्रास्फीति होने पर मूल्य 1 महीने में कितने प्रतिशत से अधिक हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन का केस है। और हाइपर इन्फ्लेशन में आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रतिशत अधिक हो जाता है, 20, 30, 50, 10।
इस क्वेश्चन को भी आप गलत करेंगे भैया, ये क्या हो रहा है? 50 नंबर, 50%, 50% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन होता है एक महीने में, मान लीजिए कि इस महीने जो आप चाउमीन खाए हैं वो 100 रुपए का नूडल्स खाए हैं, अगले महीने 150 में मिलता है तो इतना हो जाएगा। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में आया था? वहाब अली, जीएस लाल, मोहम्मद यूनिस, श्री कृष्ण सिंह। सर मैं भी कुमरार में रहती हूं, आपसे बात करना है। सिंधु जी फोन कर लीजिएगा ना, क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा। सिंधु जी कॉल कर लीजिएगा। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर नहीं है तो मैसेज करके मांग लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में आपको कोई नंबर दे देगा, मैं नहीं दे सकता हूं, मना है मेरी तरफ से, है ना। श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, पहला भारतीय मंत्रालय जो है, भारतीय मंत्रालय इन्हीं के नेतृत्व। श्री कृष्ण सिंह। मोहम्मद यूनिस ना जी, मोहम्मद यूनिस। सुनिए, बिहार में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था 1937 में। 1937 में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, कांग्रेस। और उसी समय हुआ करते थे, ये कौन थे? तो ये बैरिस्टर हुआ करते थे, बैरिस्टर, बैरिस्टर हुआ करते थे, है ना। और बाद में बैरिस्टर यूनिस ने ही सरकार बनाई। और बिहार प्रांत के, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जरा बताइए? बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सीएम नहीं, पीएम पूछ रहा हूं, पीएम। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे, राष्ट्र मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी, पहले पीएम बोलते थे। और इन्होंने शपथ ली थी 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को इन्होंने शपथ ली थी, याद रखिए, है ना। अब उसको सीएम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? कल 10 क्वेश्चन कम कराया था, वही वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। कल 10 क्वेश्चन कम कराया था ना, वही क्वेश्चन बचा हुआ है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साहब, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सान्याल। पोल लगाइए, 1 2 3। टाइम अप। श्री कृष्ण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। स्वराज दल की स्थापना इन्होंने भी की थी, स्वराज दल की एक शाखा की स्थापना की थी, ब्रांचेज यहाँ पे खोला था। मोतीलाल नेहरू इसके ओरिजिनल थे, मोतीलाल नेहरू इसके ओरिजिनल संस्थापक माने जाते थे। 1923 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, नारायण प्रसाद मेरे दोस्तों नारायण प्रसाद थे। और याद रखिएगा, पहले सचिव कौन थे? तो पहले सचिव अब्दुल बारी थे, अब्दुल बारी, याद रखिएगा, अब्दुल बारी थे पहले सचिव। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, जल्दी खत्म कीजिए, ड्यूटी पे जाना है, बिल्कुल मेरे भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस नदी पर बनने वाले मंडल बांध परियोजना की नींव रखी है? मोदी जी ने अभी अभी रखा है, कोसी, गंडक, फल्गु, उत्तर कोयल। बिहार में ही रखा है, आपको पता है, बिहार आए थे, है ना। मंडल बांध बन रहा है, ये भी आपको पता है कि मंडल बांध पे रखा है। तो मंडल बांध कहां है, ये बताइए मुझे, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोयल, याद रखिएगा, उत्तर कोयल। उत्तर कोयल नदी है, 65वीं में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल सही मेरे भाई, 65वीं में पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं, पूछ लिया तो पूछ लिया। उत्तर कोयल नदी, सबसे पहले इनके बारे में बताइए। उत्तर कोयल नदी झारखंड के रांची से निकलती है, कहां से निकलती है? रांची से निकलती है, वहां से निकलती है, और बाद में आके ये सोन नदी में मिल जाती है। कहां मिलती है? सोन नदी में, सोन में मिलती है। बेतला नरसिंह सुने होंगे, बेतला, बेतला नेशनल पार्क का नाम सुना होगा आपने, नेशनल पार्क, वो नेशनल पार्क के बगल से ये नहती बहती है, ध्यान रखिए। पूर्वोत्तर भारत में दक्कन पठार का कौन सा हिस्सा नहीं है? मेघालय, कार्बी एंगलोंग, उत्तर कछार, कैमूर की पहाड़ियां। बस एक क्वेश्चन और करा के छोड़ देता हूं, 5 क्वेश्चन जाने दीजिए, ठीक है।
टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियां। याद रखिएगा, दक्कन के पठार के इलाकों, दक्कन देख लीजिए, सुनिए दक्कन के बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए दक्कन के बारे में। पहली बात, दक्कन मतलब क्या, दक्षिण वाला इलाका आप बोलते हैं, ये दक्कन प्लेटू है। दक्कन प्लेटू के अंदर में भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। पठार का आकार कैसा है तो आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है। पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट के बीच के, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में ये दक्कन का पठार है। ये पठार जो है भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है, 8 राज्यों के अंदर में। और केरल के अंदर में, केरल के अंदर में अनाईमुडी का आपने नाम सुना होगा, अनाईमुडी। केरल के अंदर में अनाईमुडी का नाम सुना होगा। अनाईमुडी जो है इस प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिए। कैमूर जो है बिहार के सासाराम में, इसका कोई लेना देना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ऑर्गेनाइज्ड किसान सभा। देखिए ऑर्गेनाइज्ड लिख दिया है बुक का कहीं का, ऑर्गेनाइज्ड किसान, मार चटकन के मुंह हिला दें इसका हम। आज इसको बड़ी एरर किया है ना जी, बहुत एरर किया है। किसान सभा का आयोजन 1922 में बिहार के किस जिले में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, मुंगेर, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर। आज ये तीसरा एरर है ना, कितना माफी होगा? 1 माफी, 2 माफी, 3 माफी, कितना माफी? टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर। आपको पता होगा मुंगेर के अंदर में किसान सभा हुआ था, कब हुआ था? तो 1922 के अंदर में मुंगेर में हुआ था। ये 2 लोग थे, श्री कृष्ण सिंह और जुबैर, मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रांतीय किसान सभा अगर पूछता तो 1929 के अंदर में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अच्छा, केवल अगर पूछ देता कि बिहार किसान सभा की गठन, तो 1933 में। तीनों 3 चीज हो गया। ये सिर्फ किसान सभा 1922 में, बिहार किसान सभा 1933 में, प्रांतीय किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। चलिए, अब जिनका क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। अब जिनका जो सवाल है वो लोग सवाल पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। अब लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। अपना अपना रैंक कमेंट कर दीजिए, एक बार जरा देख लूं। केपी सुंदरम अच्छी बुक है, इट्स अ गुड बुक, लेकिन बीपीएससी के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड इट मच। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो इतनी की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिन्हें भी क्लासेस देखनी होंगी वो कल जो है अनअकैडमी बीपीएससी का एक चैनल है, उस चैनल पे कल मैंने एक वीडियो बनाया है 12 मई को, 12/05 को, वो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।